रखा जाए। और ये तो थी पंजाब फूड अथॉरिटी की अभी तक की कार्रवाई जो की गई मोटरवे पर। और अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि हम हेपेटाइटिस पे बात करेंगे। अगर हेपेटाइटिस की बात की जाए तो पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद शिकार हैं हेपेटाइटिस के, और तकरीबन 12 मिलियन अफराद को बी और सी जो है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के बढ़ने की इतनी वजह क्या है और ये है क्या, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है वर्दा जी। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? नाइस टू सी यू, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम हेपेटाइटिस के हवाले से बात करते हैं तो पहले ये बताइएगा कि ये बीमारी है क्या? देखिए, हेपेटाइटिस अगर हम बात करें तो ये लिवर डिसऑर्डर होता है। लिवर का फंक्शन नहीं होता प्रॉपर। अब लिवर क्या है? अगर हम लिवर की जिगर की बात करें तो जिगर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। एक नॉर्मल पर्सन में, एडल्ट में 1500 ग्राम का एक हमारा लिवर होता है, और उसने मोर देन 500 टास्क करने होते हैं। मतलब एक ऑर्गन है जो 1500 ग्राम्स का है, और उसने मोर देन 500 टास्क करने होते हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको टास्क बता देती हूँ जो करता है लिवर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होती है, जिसको हम नशास्ता कहते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, लहमियात की मेटाबॉलिज्म, फैट्स की मेटाबॉलिज्म, ये करवाता है। दूसरा है हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ साथ कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन, उसकी भी स्टोरेज करवाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, के आ गया, ये। और वाटर सॉल्युबल विटामिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन B12 की करवाता है, ये स्टोरेज करवाता है। फिर हमारे लिवर में अल्लाह ताला ने एक साइकिल रखी होती है जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं, जिसमें आपका जो अमोनिया जो होता है टॉक्सिक मटेरियल होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और यूरिया जो होता है फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये फिर हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारा यूरिन की कंसंट्रेशन। कभी कभी बाज़ देखा है कि हमारा यूरिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क आना शुरू हो जाता है, वो आता है। तो ये चीज़ें भी किडनी के साथ हमारा लिवर कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे लिवर की इम्पोर्टेंट है। अच्छा वर्दा, अभी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा है, 1,70,00,000 सफरिंग है हेपेटाइटिस की, तो इसकी वजह क्या है, इतना कॉमन क्यों है? हाँ, इसकी वजह ये है कि अगर हम हेपेटाइटिस को डिवाइड करें तो वो दो टाइप्स की होती है। एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, सबसे पहले मुझे एक्यूट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूट में जो होता है वो कुछ वायरस होते हैं हमारे, जिसमें ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वायरस जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम बात करें इनकी स्प्रेड की, तो जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, इसको हम कहते हैं ये फीकल ओरल रूट से फैलता है। ना व्हाट इज फीकल ओरल रूट, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड खाना हो गया। आजकल देखें, अब सुनने में आया था कि गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं, सीवेज वाटर से, ठीक है। वो चीज वो वेजिटेबल एब्जॉर्ब करेगी तो वेजिटेबल में वो कंटेंट आएगा, और जब वो हम खाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर इसी तरह जो हम लोग बाहर में देखते हैं, हम चले जाते हैं, हम गोलगप्पे वगैरह, वो अब हमें नहीं पता वो गोलगप्पे पानी से बन रहा है, ठीक है। मैं कहती हूँ जो चीज खुली देखें, जिस ठीक है, उसमें आपने देखना है, इसको आपने शक की निगाह से देखना है। वो चीज कंटामिनेटेड हो सकती है। तो हेपेटाइटिस का जो आज जो बहुत बड़ा हेपेटाइटिस ए और ई का रीजन है, वो बाहर का गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा है। अच्छा वर्दा, जब हम घर में भी कुकिंग करते हैं तो समटाइम हम जो आ रहा होता है टैंकी का पानी, हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसको तो भी उबाल कर पिए। नहीं, मैं पीने की बात नहीं कर रही, अगर हम कुकिंग में यूज कर रहे हैं। कुकिंग में भी, अब देखिए, कुकिंग में ये होता है कि वो खाने में तो पक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नलका, अगर आपके पास फिल्टर्ड वाटर नहीं है तो अपने नलके में या कोई कपड़ा रख लें, ताकि मैक्सिमम जो मैक्रो लेवल्स पे जो होते हैं, जो हमारे होते हैं, वो तो निकल जाए। कुछ ज़रात वो रह जाते हैं। मलमल का कपड़ा बांधा होता है, नॉर्मली मेरी मदर की तरफ भी टैप पे बंधा हुआ है। तो ये चीजें आप कर लें। अगर आपके पास फिल्टर्ड वाटर नहीं आता तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप घर में पानी की जब बोतलें भरें तो उसमें पानी उबाल कर उसको फिर ठंडा करके फिर भर के फिर आप फ्रिज नहीं, पीने के पानी की तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो तो नो डाउट, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है, 1% भी चांस। आजकल
हेप ई और टाइफॉइड, ये तीनों जो है ये बहुत फैल रहा है, बल्कि मैं आजकल पढ़ रही थी। और टाइफाइड को हम इतना वो नहीं सीरियस लेते, लेकिन ये देखिए अगर आपको ना हेपेटाइटिस ए और ई के साथ अगर आपकी, क्योंकि हेपेटाइटिस के केस में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड भी उस पर अटैक कर देता है। अब टाइफॉइड जो होता है एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से फैलता है। आजकल देखिए सुनने में, मैं देख रही थी, सुनने में आ रहा है ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड आ रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड आ रहा है। तो उसमें भी ये होता है कि हम एंटीबायोटिक हम बेवजह इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। हमें सिंपल में कोई पिंपल्स है, एक्ने का मसला होता है, हम उसमें एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। कोई हल्का सा हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, हम उसमें एंटीबायोटिक लेते हैं बगैर डॉक्टर के पूछे। आदी हो गए ना, घर में पड़े होते हैं और चलो जी अगर ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ों पे। और मैं ये बहुत चीज़ें अपनी फैमिली में भी मना करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी मना करती हूँ, ये दवाइयाँ खाना अपनी आदत मत बनाएं किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बगैर। ये जो हम घरों में आदी हैं, सर दुख रहा है तो ये खा लो, पेट दुख रहा है तो ये खा लो, सर चक्कर आ रहा है तो ये खा लो, प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये खुद साख्ता डॉक्टर ना बने। अपनी सेहत को आप एक चीज़ तो फौरी तौर पर ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके साथ क्या साइड इफेक्ट आपके इनर सेल्फ पे हो रहे हैं वो आपको नहीं अंदाजा होगा। अब देखिए मिस लिज़ा, हेपेटाइटिस ए और ई की बात हो गई, ये दोनों तो फीकल ओरल की तरह फैल गए। अब जो दूसरा है हेपेटाइटिस बी और सी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, ये हमारी बॉडी के कुछ फ्लूइड्स होते हैं, दैट कैन बी सलाइवा, हमारा जो थूक होता है उससे फैलता है, ठीक है। और बॉडी सीरम, जैसे कि जब भी ब्लड आप ट्रांसफ्यूजन देने करें जाएं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना एक अच्छी बात है, ठीक है, मर्दों में। लेकिन फीमेल में याद रखें, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन वैसे ही बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो जरा एक नेचुरल साइकिल की वजह से वो चीजें, एक उनकी साइकिल होती है, तो उस वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। अब ब्लड जब लगवाएं या देने जाएं, हमेशा अपने खून का जायजा रखवाएं। कहीं आपको, जैसे कि अगर मैं कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम फौरन से ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता जो ब्लड दे रहा है क्या वो हेपेटाइटिस का शिकार तो नहीं है, बिल्कुल, वो ऊपर से वो खुद। लेकिन वर्दा पहले, बहुत थोड़ा टाइम पहले की अगर बात करें, चंद साल पहले लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते थे, लेकिन अब मैंने देखा लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। इसी तरह मिस फिजा, ये जो आप जो मर्द हजरात जो शेव कर रहे होते हैं, कभी भी जो अपने रेजर्स हैं वो एक दफ़ा इस्तेमाल कर उसको डिस्कार्ड कर दें। इसी तरह जो सिरिंज होती है, अगर आप घर में इंजेक्शन लगवाएं तो उस सिरिंज को यूज करने के बाद दीवार से या टेबल से इसको फोल्ड करके फिर डिस्कार्ड। वर्दा यहाँ पे आपको एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारी फैमिली में एक अंकल हैं, वो डॉक्टर हैं। हम बचपन से उनको देखते हैं, उनके 3 बेटे थे। उन्होंने उनके रेजर अलहदा से रखे हुए हैं, उनकी सीजर्स अलहदा से रखी हुई हैं, और जब वो जाते थे फैमिली में बाकायदा उनका मजाक बनाया जाता था कि डॉक्टर साहब तो पागल हो गए ने, बच्चियां नू लेके एने वहमी ने हर चीज़ अलहदा अलहदा रखी हुई है। और लॉन्ग टर्म जाके जब अब हम बड़े हुए हैं और अवेयरनेस इतनी क्रिएट हुई है, लोगों ने बताना शुरू हुए और मेडिकल के थ्रू पता चलनी शुरू हुई बातें कि इवन कि आपको दूसरे का रेजर 15-20 साल पहले इन चीज़ों के इतना नहीं था, तो तब उनको ये चीज़, उनको ये कहा जाता था ये वहमी है, अपने बच्चों को लेके बहुत वहमी है। लेकिन देखो कि लॉन्ग टर्म जाके वो चीज़ कि वो इतने केयरिंग थे कि उन्होंने अपने बच्चों को पहले से, कि वो हजाम की शॉप पे जाते थे, सैलून जा रहे हैं तो वो बाकायदा अपनी पूरी किट्स बच्चों की अलग-अलग ऊपर नाम लिखे होते थे और उनकी चीज़ें लेके जाते थे। सैलून वगैरह में चीज़ें बतानी चाहिए कि जब भी आप सीजर यूज़ करें तो अच्छे से सैनिटाइज को उसको अच्छे से साफ करके दूसरे का इस्तेमाल करवाएं, ये चीज़ें। इसी तरह लड़कियां जो होती हैं कान छिदवाने जाती हैं, नोज पैरिसिंग वगैरह करवाने जाती हैं, इस चीज़ का लाजमी ध्यान दें। इससे और इवन के शॉपकीपर नहीं देख रहे होते, ये जो हम नाक कान छिदवा रही होती हैं बच्चियाँ, उन्होंने पहले से वो रखा होता है और उसी गन जो होती है आपने देखा होगा उसी से सबको, और उनके पास कोई प्रॉपर किट्स वगैरह नहीं होती है। अब आपको नहीं पता जो जिसने पहले करवाया उसके साथ क्या इश्यूज थे। इसी तरह आपके जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब भी खाना लेने जाएं देखिए उसको कहीं चोट तो नहीं लगी हुई, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैं देख रही थी, आप लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लोगों के ब्लड टेस्ट किए, उसमें 26 लोगों को टाइफॉइड था, कुछ लोगों का हेप सी हेप बी वगैरह था। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि इनिशिएटिव लेना चाहिए। और वर्दा ये ब्लड स्क्रीनिंग का तो अभी से पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्टार्ट किया, और डोर टू डोर कैंपेन जो करते हैं, डेट इज़ वेरी इंप्रेसिव कि आप हमें सामने वाला जो फूड हैंडलर है उसको तो हम देख लेंगे। अब जो किचन एरिया में काम कर रहा है, हर जगह ये अलाउ नहीं होता कि आप जाके रेस्टोरेंट का या किसी भी जगह का फूड एरिया, किचन एरिया चेक करें, तो हमें नहीं पता कि पीछे लोग किस हाल में काम कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, फूड अथॉरिटी का ट्रेनिंग स्कूल है, लोगों को सेशंस करवाए जाते हैं और 15-15 दिन की उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। बताया जाता है नेल्स नहीं बढ़ाने, आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो हटानी है, तो ये मास्क वगैरह पहनना।
टीबी विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब वो बंदा वो खाना बना रहा है, उसको अल्लाह ना करे उसको टीबी हो, तो तो वो खाना खांस रहा है, छींक रहा है, वो एग्जैक्टली उसके सलाइवा जो होगा कहीं ना कहीं छींक आ जाती है, बिल्कुल। तो वो जो खा रहा होगा वो बंदा भी आप तो साथ में उसको भी बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस है या नहीं है? अगर आप एक्यूट फेज हेपेटाइटिस की बात करें ना, जो हेपेटाइटिस इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक प्रीडॉर्मल फेज आती है, उस बंदे में सबसे पहले फीवर होगा, उसको थकावट होगी, उसको एथ्राल्जिया जिसको हम कहते हैं हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें होगी। फिर उसको आती है प्री इक्टेरिक फेज। प्री इक्टेरिक फेज में एक तो माइल्जिया होगा, ठीक है, उसको मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगी, बंदा डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू हो जाता है, ठीक है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है, वेट रिडक्शन होगी उसकी, और उसको नोजिया होगा, मतली और कै आना शुरू होगी। ये आपकी थर्ड फेज आती है, ठीक है। कुछ लोगों को सेकंड फेज में जो हमारे प्री इक्टेरिक फेज है, राइट एपिक जो हमारा क्वाड्रेंट रीजन होता है, इधर केस में दर्द होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर फोर्थ जो हमारी थर्ड फेज आते हैं इक्टेरिक फेज, उसमें बंदे को जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू होती है, स्किन पेन होना, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा बिलिरुबिन जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। फाइनली आपकी कन्वालेसेंट फेज आती है, उसमें ये होता है क्योंकि वायरस है, उसने अपनी साइकिल कंप्लीट करके बाद में चला जाना होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ड्यूरेशन में उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ड्रग्स वगैरह वो सही जा रही हैं या नहीं जा रही, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया कि नहीं। फेज में ये होता है कि जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाते हैं। नोजिया अगर है तो वो सही होना शुरू, जॉन्डिस अगर पीला बहुत ज्यादा जरकान हो रहा है, डार्क कलर टी कलर यूरिन आ रहा है, जब लोगों को बहुत येलो रंग का यूरिन आता है, वो साथ साथ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके वरीदा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे क्योंकि तब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी हम खुद ही बात करने लगे हैं और काफ़ी चीज़ें निकल आई हैं, लेकिन साथ में लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान साहब हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी हेपेटाइटिस ई है, हाउ टू ओवरकम दिस। हेपेटाइटिस ई जिस मैंने आपको बताया, ये फीकल ओरल रूट से जो है ये फैलता है, कोई गंदा इन्होंने खाना खाया होगा, कोई पानी पिया होगा, इस वजह से आपको हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो हेपेटाइटिस में आपको जिगर को जो लिवर टॉक्स जो हमारा लिवर के लिए अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो लें, ठीक है, लिवर टॉनिक जिसको हम कहते हैं। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आ रही है लिवर टॉनिक, आप वो ले सकते हैं फॉर दैट पर्पस, योर फार्मासिस्ट, योर डॉक्टर विल रिकमेंड यू। लेकिन कुछ मैं आपको फ्रूट्स बता देती हूँ, जब भी आपको अब आपको हेपेटाइटिस ई का मसला है, मैक्सिमम आप पपीता लें, पपाया जो है लें, अनार का जूस जो है वो लें, ग्रेप फ्रूट का जूस जो है लें, ठीक है, वो अपनी साइकिल कंप्लीट करने के साथ साथ वो आपको खत्म भी हो जाएगा और अपनी डाइट सही रखें, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो आप अच्छी लें, यखनी बनाकर ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी यखनी को ना आप सबसे पहले वाइट मीट से स्टार्ट करें, अगर आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं फिर रेड मीट पे जाएं, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर करें। अच्छा, हमारे पास हमना रज़ाक हैं, इनका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कि ये पूछ रही है कि अगर एक हेपेटाइटिस का एक बार इलाज हो जाता है तो वो दोबारा से अपेयर हो सकता है, दोबारा से हेपेटाइटिस का हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको कौन सा हेपेटाइटिस है, ठीक है। अगर आपको हेपेटाइटिस सी वगैरह है, लोग इंटरफेरॉन इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, वो वायरस जो होता है वो डोमिनेट, वो छुप जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा बदपरहेजी स्टार्ट हो जाती है या वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है, दोबारा से वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर किसी बंदे को एक दफ़ा लाइफ में हेपेटाइटिस, फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात करें तो ये लाजमी नहीं है कि अब आपको एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, हमना वो दोबारा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको हेपेटाइटिस ए और ई का मसला है तो हमेशा अपने खाने का ध्यान दें, अपने पीने का ध्यान दें, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी का कोई मसला है तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ब्लड या फ्लूइड, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास मेरीन अहमद है, इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रही हैं कि मेरी चची को हेपेटाइटिस है और वो बहुत अजीब बहकी सी बातें करती हैं और उनकी हड्डियों में भी बहुत पेन रहता है। अच्छा, ये जो है हेपेटाइटिस, ये बहुत एक अच्छा सवाल है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, मेमोरी लॉस वगैरह कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं, लॉस होती है, लोग बहकी बातें करना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेरीन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा अपने कॉन्शियस में नहीं रहता। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटिक इनक्या, बंदा हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में चला गया। इसमें क्या होता है, देखिए मिस रज़ा, मैंने अभी आपको बताया था कि लिवर जो है उसमें यूरिया साइकिल होती है। यूरिया साइकिल क्या होती है, आपका एक खतरनाक मादा होता है अमोनिया, ठीक है मेरी, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाना लिवर का काम होता है। अब जब हेपेटाइटिस के केस में आपकी आंट को जब लिवर फंक्शन नहीं कर रहा तो वो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब है अमोनिया की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम्स पर DL तक अमोनिया की लेवल होती है। अब जब बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट जाके आपके दिमाग पर असर करती है, वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको अल्लाह ने कवर किया होता है उसको भी क्रॉस कर लेती है। ठीक है, और वो अमोनिया जाके आपके ब्रेन पर जब इफेक्ट करेगी तो इंसान बहकी बहकी बातें करना अनकॉन्शियस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल, इख्तियार में नहीं रहेगी चीज़ है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा जो मेहरी ने क्वेश्चन पूछा है, जब इनको हड्डियों में दर्द होती है, ये भी हेपेटाइटिस का होता है कि जब आपका हेपेटाइटिस बिगड़ चुका होता है। दूसरी बात है, जब मैंने लिवर फंक्शंस बता रही थी तो मैं कह रही थी कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है, और विटामिन डी, A, D, E के जिसको मैंने बात की, तो विटामिन डी जो होता है वो प्रॉपर स्टोर नहीं होता है, लिवर ने उसको सही करवाना होता है। तो इस केस में इसको कहते हैं हेपेटिक डिस्ट्रॉफी, या लोगों को ऑस्टियोपीनिया होना शुरू हो जाता है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों को आर्थराइटिस का भी इशू आता है। तो मेरीन अपने जो आपकी जो आंट है उनका हमेशा विटामिन डी के लेवल चेक करवाते रहे हमेशा, और अपनी अगर उनको बहकी बहकी बातें कर रही हैं तो LFT हॉस्पिटल्स में होते हैं, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें अमोनिया की लेवल हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आता है कि किस तरह उसने उसकी अमोनिया कंट्रोल कम करना है, प्रोटीन्स को कम करना है, क्योंकि अमोनिया यूरिया क्या है, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आएगा, अमोनिया को किस तरह कंट्रोल करना है, साथ साथ उनको हड्डियों का भी मसला है, कोई ऐसी गज़ा नहीं अपनी डाइट के जरिए उसको सॉल्व करें, कम हो लेकिन विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे पास एक अल अहद साहब का मैं मैसेज पढ़ रही थी, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है। इनको हेपेटाइटिस C और B साथ में हुआ और इन्होंने इलाज करवाया, ठीक हो गया, 4 साल बाद दोबारा टेस्ट करवाए तो इनको हेपेटाइटिस C डायग्नोज हुआ। ये स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन उसकी वजह से, बीमारी की वजह से वो नहीं जा पाए। इनकी एज 20 ईयर्स है। तो हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आप प्रॉपर इंजेक्शंस जो है वो लगवाएं। हाँ, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करवाएं, अपनी डाइट का ध्यान दें। देखिए, जब आपको ये चीज़ें होती है ना तो आपकी बॉडी जो होती है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बिल्कुल, और बार बार अटैक करना इजी हो जाता है वायरस के लिए, हो जाता है। इवन एक हेपेटाइटिस की किस्म होती है ऑटो इम्यून। आपका बॉडी का मैकेनिज्म जो होता है वो इतना वो थक चुका होता है लड़ लड़ के कि वो रेसिस्ट नहीं कर पाता। हाँ, उसके नहीं कर पाता, या बाज़ औक़ात होता है ऑटो इम्यून, यानी कि आपका अपना ही कुव्वत मुदाफ़ियत जो होता है वो अपने ही बॉडी के उस पर लड़ता है। बिल्कुल, तो उस केस में भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपना डाइट, सबसे पहले हम अपना हेपेटाइटिस B का क्योर करवा सकें, जो हेपेटाइटिस B और C का प्रॉपर इलाज करवाएं, लिवर टॉनिक लें, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। अच्छा, काशिफ हुसैन साहब हैं, ये पूछें कि हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी में हो सकता है? बहुत मिसजा आज तक तो जो केसेस आ रहे हैं, फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और उनको हेपेटाइटिस E हो जाता है। हाउ? हेपेटाइटिस E जो फीकल और होता है, गंदा खाना खा रहे हैं, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल प्रेग्नेंट लेडीज खाती होंगी। नहीं खाती है। आपने एहतियात करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बच्चा एक ऐसी चीज़ है कि माई कॉन्शियस हो जाती है। आप जो भी कुछ उलट पुलट खा रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर मदर तो आप कॉन्शियस होते हैं। मैं परसों ही मेरी सिस्टर मेरी बता रही थी कि उनके पास एक ऐसा पेशेंट आई, फीमेल, गायनी वार्ड में, मतलब गायनी से आई थी। उसको ये था, वो जनरल वार्ड में जब आई तो वो बेचारी वो प्रेग्नेंट भी थी, उसका 3rd ट्राइमेस्टर था और उसको हेपेटाइटिस E हो गया। इस वजह से उसकी बेबी की भी डेथ हुई और साथ साथ जब डिलीवरी के केसेस में ये भी डेथ हुई। तो ये देखिए, मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स जो है अनसेफ, ये जो चीज़ें हम लोग ले रहे होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है और आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि देखिए, बेचारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, बच्चे हो गए, हामला खवातीन हो गई, ये एक वल्नरेबल ग्रुप्स में आती है, तो उनको अटैक और ज़्यादा मतलब हो सकता है। हम लोग जब हमारी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, हम एक हमारा सोशल स्टिग्मा बन गया है, हम बाहर से ऑर्डर्स करवा रहे होते हैं, हम बाहर जा रहे होते हैं। ये प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप बाहर का खाना नहीं खाएं। ऑफिस में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, घर का बना हुआ खाना लेके, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। जिस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं, हाँ, बस थोड़ा कॉन्शियस होना है ना अपनी हेल्थ को लेके। हमारी हेल्थ
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो आप दूसरों से ना, और वर्दा मैं बारहा लोगों को, बिल्कुल मैं बारहा लोगों को कहती हूँ, आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जब आप खुद अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं है तो कोई दूसरा आपको कब तक मना करेगा। दूसरा इवन बाज़ बार ऐसा होता है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कितना कोई कर सकता है। जब तक आप अपनी, हम लोगों को सर में दर्द हो रही होती है, इवन गर्दन में दर्द हो रही होती है, हम बैठे रहते हैं, टेस्ट नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? आप डायग्नोज सही करवाएं। आपकी सेहत अल्लाह आपकी अमानत है, आप उसको चेक करवाएं, उसको सही करवाएं। और ज़िंदगी एक बार में मिलती है और सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जब कह दिया गया हज़ार नेमत है, जब तक आप तंदुरुस्त नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं खाने में, एंजॉय करने में, घूमने फिरने में। जब तक आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, ये सब चीज़ें तो आपके लिए बेकार हैं। तो अपनी हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखें और किसी भी किस्म की छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। खुद साख्ता डॉक्टर बनना छोड़ दें। अपनी सेहत का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बिगड़ कर बड़ी हो जाएंगी और फिर लॉन्ग टर्म चीज़ें चलेंगी और आपकी सेहत, योर हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी सेहत मस्ट बी, मस्ट एंड इट नीड्स टू बी एग्जैक्टली आपकी सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए। आप ये देखो, हालांकि माइनर सी चीज़ें होती हैं, सर का दुखना, आपका सर दुख रहा हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं, आपके मोस्ट फेवरेट प्लेसेस आपके सामने हो, कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ हो, छोटी सी बीमारी की वजह से, छोटे से सर दर्द की वजह से आपको वो अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और बारहा हम आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहते हैं कि यहाँ हम ग़िज़ा के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपकी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट आपने अपने डॉक्टर को इग्नोर नहीं करना, अपने डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना है, डॉक्टर की हिदायत पे ज़रूर जाना है, जो वो मेडिकेशन बताए उसको प्रॉपर आपने कंप्लीट करना है और साथ में अपनी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक मैंने एक चीज़ देखी है, अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट कोई डाइट प्लान वगैरह देता है ना तो लोग उसको 10 दिन फॉलो करते हैं, 15 दिन फॉलो करते हैं। हाँ, इतना सीरियस नहीं लेते। उनको यही होता है कि दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं ना, दवाइयाँ खा रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी, फॉलो नहीं लेते। और फिर ना वो दवाई आप पे उस तरह से असर कर रही होती है और ना ही वो चीज़ें सॉल्व हो रही होती है। याद रखिएगा कि जब खुराक के जरिए आपको कोई बीमारी हो रही है ना तो खुराक के जरिए इसका एंटीडोट है, खुराक के जरिए वो बीमारी सही भी हो सकती है। हाँ, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इज वे टू इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं रहे। और मेजॉरिटी हमारी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो वजह ही यही है कि हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है ना, उसी से फिर वो बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, कौन सी ग़िज़ाएँ, ये मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप देखें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में, ये किन्होंने सवाल किया है? मोहम्मद साहब हैं, अबू बकर। अबू बकर देखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीबॉडीज वगैरह अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं। जितने भी अबू बकर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हो या हमारी बॉडी में हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं कहती हूँ अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप यखनी पर आएँ। ठीक है, प्रोटीन्स जो है ना सिर्फ गोश्त से हासिल होती है बल्कि आपको सीरियल्स वगैरह दालों से भी हासिल होती है, लेकिन जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होती हैं वो आपको गोश्त से ही हासिल होती हैं। इसीलिए ने तो कुरान में कहा है कि हमने जो तुम्हें नेमतें दी हैं तुम उससे इस्तेफादा हासिल करो। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमें बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, अनाज है, सब कुछ दिया है, तो ये चीज़ें लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। फिर दूसरा जो चीज़ आता है जिंक लें। ठीक है, जिंक रिच फूड जो होते हैं, जिंक अगर आप फूड नहीं हो रहे तो आप सप्लीमेंट्स पे आ सकते हैं। ठीक है, जिंक रिच फूड्स वगैरह लें। इसी तरह आप लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स से क्या करना होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रही होती है, तो उसने उसको कम करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। ओके वर्दा, फैटी लीवर के हवाले से पूछा जा रहा है, फैटी लीवर को किस तरह से फैटी लीवर ये होती है कि देखें, जब आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स जो होते हैं या तो बहुत बन रहे होते हैं या एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो आपकी बॉडी में फैट्स की मैल अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। ठीक है, लिवर के गिर्द थोड़ी सी एक फैटी स्ट्रीक्स बनना शुरू हो जाती है। एक ये होती है फैट्स मैल अब्जॉर्प्शन, इस केस में होता है स्टिटोरिया की केस आ जाती है, यानी जब बंदा फीसस पास करता है तो उसमें भी फैट ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अच्छा। अब फैटी लिवर में क्या डाइट देनी चाहिए? फैटी लिवर में बंदा एक फैट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जब फैट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसमें A, D, E, K आता है।
अब जब वो वाले फैट सॉल्युबल विटामिन्स कम होंगे तो उनका जो एडवर्स बॉडी पे इफेक्ट होगा वो नमूदार होना शुरू हो जाता है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगी कि आपने कौन कौन से ऐसे जराए लेने हैं जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे पास रिजवान अहमद साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन से टेस्ट करवाएं जिससे डायग्नोज हो के हेपेटाइटिस है या नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस के देखें सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा सा शक है कि आपको हेपेटाइटिस है तो आप लिवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है आजकल, ठीक है, ये होते हैं पीसीआर वगैरह का भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो एलाइजा टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाएं। ठीक है, सबसे पहले लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में अपना बिलिरुबिन देखें, अपना एएलटी देखें, अपना एएसटी देखें, एएलपी देखें, ठीक है, प्रोटीन्स लेवल चेक करें, अमोनिया लेवल चेक करें, ठीक है, एल्ब्यूमिन लेवल चेक करें, ये चीजें होती हैं। नहीं, साल में आप कितनी बार चेक रखें? मैं तो कहती हूं कि 2 बायलेटरल 2 भाग करवाना, सबको करवाना चाहिए। इसको आदत बना लें कि अपना मेडिकल चेकअप आपको साल में 2 बार लाजमी करना है। वर्दा, ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ 5 साल से हमने अपना मेडिकल नहीं करवाया। कि लोग अपनी, ये अल्लाह का तोहफा है, प्लीज़ इसकी हिफाजत करें। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, ये रब की अमानत है, इसको अच्छे से जिएं और ये एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मेरा टेस्ट अम्मी ने नहीं करवाया या अब्बू ने नहीं करवाया या मेरे इदारे में जहाँ मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उन्होंने नहीं करवाया, उन्होंने नहीं मुझे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो खुदारा ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बल्कि मैम फिजा, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें ना, तो एक तो मैंने आपको एक्यूट का बता दिया, एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसमें यही होता है हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादातर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में आते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक, इसमें ये होता है कि आप सफ़र कर रहे हो तो हेपेटाइटिस होता है आपको पता ही नहीं चलता कि आपको हेपेटाइटिस है। जब वो जाके सिरोसिस की केस आती है ना, या जब आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, हाँ वर्दा, पेट में पानी, हाँ पेट में पानी भी ये बहुत इशू है। और ये इतना पेनफुल चीज़ है कि आप कम से कम चीज़ों पे पहले ही चेक रखें तो इतना स्वेयर कंडीशन पे जाए ना। ये होता अच्छा, अभी एक क्वेश्चन भी था, उन्होंने भी यही पूछा हुआ था कि हम हेपेटाइटिस होने से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक तो एहतियाती तदबीर आपने बताई कि पानी और हाइजीन और ये वो चीज़ों का एहतियात रखें, उसके अलावा अपना मेडिकल भी अपना लिवर टॉनिक लिया करें। अगर आपको जिगर का मसला नहीं भी है ना तो फिर भी आप लिवर टॉनिक ले लिया करें, ठीक है, वीक में 1 दफ़ा ले लें, ठीक है। आजकल बहुत सारी आ रही है लिवर टॉनिक आ रही है, फ्रूट्स लिया करें। पपीता, मैं कहती हूँ ऑलवेज फोकस ऑन पपाया। जब भी लिवर की बात आती है मेरे डायरेक्ट मेरे दिमाग में पपीता का आता है। पपीता बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, उसमें पेपेन एंजाइम्स होते हैं। और अब तो इतना कॉमन मिलता है, पहले वेरी रेयर देखते थे हम, फ्रूट शॉप्स पे पड़ा होता था, तो इतना कॉमन है। फ्रूट का जूस, अनार का जूस, ये 3 चीजें ना, अगर आपने अपने लिवर को सही रखना है, इन तीनों चीजों को बस पकड़ ले, रूटीन बना ले। पता है, पपीते से तो आपका लिवर नहीं सही रहेगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, जिन लोगों को ओबेसिटी का इशू होता है, पपीता ने करना क्या होता है, फैट्स को डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ओबेसिटी के केस में देखिए, एक फल है कुदरत ने, और उसमें कितने ज्यादा पैकेज, फुल पैकेज पपीता, लिवर भी आ गया आपका, ओबेसिटी भी आ गया आपका, जीआई भी सही रहेगा, ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें आप लोग फॉलो करें, ठीक है। और खाने में भी इतना मजे का लग रहा होता है। बिल्कुल। अब आपने मुझसे पूछा था कि पेट में पानी क्यों जाता है, ठीक है, ये भी बहुत एक पेनफुल प्रोसीजर होता है मिस रज़ा। इसमें क्या होता है कि देखिए, लिवर ने आपके एल्ब्यूमिन को मेंटेन करना है, ठीक है। जब आपकी एल्ब्यूमिन, याद रखिएगा, 3.5 से 5.5 ग्राम्स पर डीएल आप एक बंदे में नॉर्मल एक एल्ब्यूमिन होती है। जैसे ही प्रोटीन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, लिवर ने एल्ब्यूमिन को करना है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से, एक पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका फ्लूइड, ठीक है, आपके पेट में जमा, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में जमा होना शुरू होता है। इसी तरह उनका पेट जो होता है वो प्रोट्रूड फूल जाता है। फिर डॉक्टर आपको क्या करता है, आपको इसको हम कहते हैं एसाइटीज हो गया है, ठीक है, आपको नीडल के थ्रू, बहुत एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, उससे आपके पेट का पानी निकाला जाता है। तो जब भी आपको पेट का पानी हो, अब देखिए डॉक्टर की बात हो गई ना, व्हाट्स द रोल ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट। आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगी कि आपने जब पेट का पानी निकलवाया है उससे पहले या बाद में आपको कितनी प्रोटीन्स लेनी है, exactly. ठीक है।
अब कुछ लोगों को इतनी वीकनेस हो जाती है, ये बहुत तकलीफ दे इलाज है। ये इलाज है, आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है या नहीं करनी वो आपको बताएगी, ठीक है। फलों में सब्जियों में आपको क्या ज्यादा खाना है, किसको कम करना है, क्या। अब ज्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, थायमीन डेफिशिएंसी, इसको विटामिन A-B1 कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीजें, अब कुछ हेपेटाइटिस की केस में ऐसा होता है कि अब देखिए हर हेपेटाइटिस में डिफरेंट डाइट प्लान बनता है, हाँ, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, उसके पर्सन वेरी करता है। अब देखिए स्टेजेस वेरी करती हैं। कुछ केसेस में अगर हेपेटाइटिस में आपको मैल न्यूट्रिशन हो रही है ना, ठीक है, आपको प्रोटीन ज्यादा देनी है, कुछ हेपेटाइटिस में आपको प्रोटीन कम देनी है, ठीक है। इसी तरह कुछ केसेस में कुछ हेपेटाइटिस ऐसे होते हैं जिसमें आपका आयरन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। इसी से बात ये मेरे माइंड में आई कि जब डॉक्टर किसी एक को ये सजेस्ट करते हैं, एक को हेपेटाइटिस है, वो दूसरे को भी ये कह रहा होता है, मैं डॉक्टर के गया था ना तो डॉक्टर ने मुझे इन चीज़ों से मना किया है, लिहाजा अब तुमने भी इनको अवॉइड करना है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो सिर्फ आपके लिए हैं, वो दूसरे पेशेंट के लिए नहीं है। तो ये भी आपने देखा ना, बहुत कॉमन होता है। अगर डायबिटिक है तो वो सबको बांट रहे होते हैं हदायतनामे खुद चाहता कि ये चीज़ें, हाँ। इवन जनरल डाइट प्लान, अब देखिए जब मैं पेशेंट चेक करती थी ना, हमेशा जब एसाइटिस उस बंदे का पानी निकल गया, उसका मैं ड्राई वेट चेक करती थी, फिर जाके उसका बॉडी वेट चेक करके उसकी हाइट, उसका वेट चेक करके फिर मैं उसको डाइट प्लान देती थी, ठीक है। तो बंदे टू बंदा, मतलब हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, उसकी कंडीशन, उसको बीमारी कितनी है, किस नौयत तक है, कि क्या लेवल है, क्या स्टेजेस है, उन तमाम चीज़ों को, और ये एक डॉक्टर और एक न्यूट्रिशनिस्ट बेहतर तौर पर बता सकती है। इसके एक चीज में आता है कि आयरन ओवरलोड होना शुरू हो गई है, तो हाँ। ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा कि आपकी आयरन लेवल चेक करके बताएगा कि इसको आयरन रिच फूड्स तो नहीं देना। हाँ। कुछ हेपेटाइटिस जिसको हम विल्सन डिजीज कहते हैं, उसमें कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो हमें कॉपर रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, हाँ, कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिवर पेशेंट्स का डाइट प्लान बनाना ना, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। इतनी चीजों को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। बिल्कुल, देखना है कि विटामिन डी रिच फूड भी दो, कॉपर रिस्ट्रिक्ट भी करना है, आयरन भी रिस्ट्रिक्ट करना है, कैल्शियम देनी है, हाँ। तो एक ऐसे फूड चॉइस, इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, डिजीज को भी ओवरकम करना है, साथ में हेल्दी भी दिखना है हर चीज़ को। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को इग्नोर ना करें, उनसे भी पूछें, उनसे भी कंसल्ट करें कि आया आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसी के साथ वर्दा, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, और इवन कि मेरे पास अपने माइंड में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जो मैंने पहले से क्वेश्चन मैंने भी सोचे हुए थे कि मुझे क्या क्या पूछने हैं, वो भी रह गए हैं। बिल्कुल। और अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों में देखा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हेपेटाइटिस। पानी, मैं कह रही हूँ पानी और खाना। वर्दा, अगर जाते जाते मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी, अगर घर में किसी को हेपेटाइटिस है तो उसके बर्तन या उसके बर्तन वगैरह अलग करने चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है उनका तो करें ही करें, क्योंकि हाँ। देखिए उसको भी तो किसी खाने से फैला है ना, उसको भी तो किसी ने गंदा चम्मच यूज कर लिया होगा, किसी ने ग्लास यूज कर लिया होगा, उस वजह से फैला है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी होता है या बी होता है वो ब्लड बॉन्ड होता है, यानी कि आप कोई किसी से ऐसा कॉन्टैक्ट ना करो, ठीक है। जो शादीशुदा होते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट ना करें, वैसे फैलता है, ठीक है। कान ना छिदवाएं या किसी को इंजेक्शन स्ट्रेंज हेपेटाइटिस सी और जो बी होता है वो बर्तन वगैरह से इतना नहीं फैलता जितना हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। ये भी चीज देखी गई है हमारे खानदान में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उसका हेपेटाइटिस ए और ई हो गया है तो हम लोग उसके खाना छोड़ते नहीं है उसकी प्लेट में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा एक अपने प्यारों का होता है ना कि इसको फील ना हो कि हम अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे लेकिन हम केयरिंग हो रहे हैं उसके लिए भी और खुद के लिए भी। लेकिन समटाइम कुछ फैमिलीज में इसको बुरा समझा जाता है। प्रोग्राम से पहले ही हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, तो वो मुझे सुन के थोड़ा अजीब ज़रूर लगा। लेकिन जहाँ आपकी सेहत का मामला है, आपके बच्चों का, आपके प्यारों की सेहत का मामला है, तो थोड़ा कॉन्शियस होने में कोई बुराई नहीं है। आप चीज़ें लॉन्ग टर्म ना चलें तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े टाइम के लिए ही आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड कर दें और ख्याल रखें। इसी के साथ जो है हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, और कल मैंने प्रोग्राम के वेरी स्टार्टिंग में आपको एक गुड न्यूज़ शेयर की थी, तो अब जाते जाते आपको बताना चाहूँगी, दोबारा से शेयर करना चाहूँगी कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके लिए डाइट प्लान फ्री प्रोवाइड करने का एक सोल्यूशन ढूंढा है। और वो बहुत आसान सा तरीका है कि आपने हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का ये जो ग़िज़ा की बात प्रोग्राम है, ये अपने 10 फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को टैग करना है, उनके साथ शेयर करना है। और जब आप 10 लोगों को शेयर करेंगे तो फिर आप उस लिस्ट में आ जाएंगे कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी।
आपको फ्री डाइट चार्ट दिया जाएगा, जो भी इश्यूज़ हैं आप डिस्कस कर सकेंगे हमारी माहिर ग़िज़ाइयात के साथ। हमारे पास यहाँ पर पूरी एक टीम है जिनसे आप डिस्कस कर पाएंगे और ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। लिहाजा जल्दी से टैग कर दें 10 लोगों को, बहुत आसान सा काम है। फेसबुक पे जाएँ और जल्दी से टक टक करके, और बस आपको अंगूठे चलाने हैं आपने, और जल्दी से टैग करें। और इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।